स्लाइड्स लेके आओ। वो वाले कहाँ पहले जो थी? ठीक, फुल स्क्रीन कर दो और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। 5 वाले। Hello, good morning. Myself Dr. Chandraprakash Gharu, Assistant Professor in Chemistry. I am working as Assistant Professor in Government College, Badmer. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस का है। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर भी ये सिलेबस के अंदर है। और प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे यदि हम देखें तो प्रैक्टिकल एनालिसिस के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर कि हमें कई सारे जो है मिक्सचर जब दिया जाता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी पहले जो है वो 4 या 5 रेडिकल्स जो है वो फाइंड आउट करने होते थे, लेकिन प्रेजेंट यदि आज के टाइम में देखें तो केवल एक सॉल्ट दिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। जबकि जैसे ही आप बीएससी में आते हो या हायर क्लासेस के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको 5 रेडिकल का मिक्सचर मिलता है, जिसके अंदर इंटरफेरिंग रेडिकल भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ आपको कॉम्बिनेशन टेस्ट भी दिया जाता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी दिए जाते हैं जब आप एमएससी के अंदर जाते हो। तो मिक्सचर एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड कई थियोरेटिकल कंफ्यूजन हो जाता है और वहां पर मिक्सचर एनालिसिस के अंदर प्रैक्टिकल हैंड हमारा इतना अच्छा नहीं रह पाता है। तो मिक्सचर एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश है। साथ ही में आज की ये जो स्लाइड है उसके अंदर ना केवल सिस्टमैटिक इनऑर्गेनिक एनालिसिस को मैं टच करूंगा, इसके साथ ही साथ इसके कुछ ग्रीनर एस्पेक्ट्स है जिसके द्वारा हम हैजार्डस केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ताकि हमारे जो एनालिसिस है वो उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं वो कम बने, या जो टॉक्सिक कंपाउंड हम यूज में लेते हैं, जो रिएजेंट हम यूज में लेते हैं, उन रिएजेंट को हम कुछ हद तक कम कर सकें या उनको अवॉइड कर सकें। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो है उसको मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इनऑर्गेनिक एनालिसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मेजर कैटेगराइजेशन जो रहता है उसके अंदर 2 पार्ट के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो एसिड एनालिसिस, एसिड रेडिकल्स का एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम नेगेटिवली चार्ज आयंस या रेडिकल्स को जो है एनालिसिस करते हैं। दूसरा बेसिक रेडिकल जहां पर कैटायंस जो है उनका एनालिसिस किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यहां पर केवल हमें उनकी एक मिक्सचर आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपको 5 रेडिकल दिए जाते हैं। बीएससी लेवल के अंदर, एमएससी लेवल की हम बात करें तो वहां पे 8 रेडिकल्स जो है वो दिए जाते हैं। और आपको जो मिक्सचर है उसके अंदर सबसे पहले एसिड रेडिकल को फाइंड आउट करना होता है और एसिड रेडिकल के बाद में आप कैटायंस यानी कि बेसिक रेडिकल की एनालिसिस करते हैं। कौन कौन से एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उसको आपको पता करना होता है। एसिड रेडिकल का जो एनालिसिस है उसको फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल। सबसे पहले जैसे ही आपको मिक्सचर दिया जाता है आपको पता लगाना है कि इसमें अंदर कौन कौन से एसिड रेडिकल है, और कुछ एसिड रेडिकल होते हैं जो कि बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में इंटरफेयर करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, अतः इनको बाधाकारी मूलक कहा जाता है, इंटरफेरिंग रेडिकल्स कहा जाता है। इंटरफेरिंग रेडिकल्स जो है उनकी एनालिसिस जो है सबसे पहले आपके मिक्सचर के अंदर की जाती है। फिर आपका अगला स्टेप जो रहता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप मिक्सचर की एनालिसिस करते हैं। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसके साथ में कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, ऐसे रेडिकल्स जो हैं आप उसके अंदर निकालते हैं कि कौन से रेडिकल आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं आपके मिक्सचर का, उससे कौन कौन से दूसरे एसिड रेडिकल प्रेजेंट है, लाइक क्लोराइड, नाइट्रेट, ये एसिड रेडिकल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डिटरमाइन किए जाते हैं।
एसिड रेडिकल बाय स्पेशल ग्रुप जैसे कि आपको पता है सल्फेट जो है वो उसकी एनालिसिस स्पेशल ग्रुप के अंदर की जाती है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे एनालिसिस नहीं की जा सकती। इस कारण से सल्फेट को जो है हम स्पेशल ग्रुप के अंदर ट्रीट करके उसका पता लगाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन टेस्ट होते हैं एसिड रेडिकल दो तरह के या जैसे नाइट्रेट के साथ आप क्लोराइड का या ब्रोमाइड या जो आयोडाइड है उसका कंफर्मेटिव टेस्ट आप नहीं कर पाते हो, वहां पर इंटरफेरेंस आता है, वहां पर प्रॉपर जो है निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन टेस्ट करके हम उन कॉम्बिनेशन को कंफर्म करते हैं कि विच कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। तो कॉम्बिनेशन टेस्ट भी जो है हम एसिड रेडिकल के करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाधाकारी मूलकों की तो यहाँ पे 4 प्रकार के बाधाकारी मूलक जो है वो फॉस्फेट, बोरेट, ऑक्सलेट और फ्लोराइड जो है वो बाधाकारी मूलकों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये प्रेजेंट होते हैं तो आप बेसिक रेडिकल के एनालिसिस के अंदर ये इंटरफेयर करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेसिक रेडिकल की एनालिसिस जो है वो 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखी है। इसके अंदर अगर 0 ग्रुप को भी इंक्लूड कर दे तो 7 ग्रुप हमारे पास हो जाते हैं, जहां पे 0 ग्रुप के अंदर हम अमोनियम की एनालिसिस करते हैं। फिर फर्स्ट से लेके और 6 तक सबसे लास्ट ग्रुप जो है वहां पर मैग्नीशियम रेडिकल या मैग्नीशियम कैटायन जो है उसकी एनालिसिस हम करते हैं। तो फर्स्ट 2 ग्रुप जो है उसके अंदर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस को हम पास करते हैं और हम प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थर्ड ग्रुप के अंदर जाते हैं, हमारा थर्ड ग्रुप के अंदर जैसे ही हम जाते हैं वहां पर हमारा ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फर्स्ट 2 ग्रुप जो है वहां पे आपका जो एनालिसिस है वो एसिडिक मीडियम के अंदर हो रहा है। लेकिन जैसे आप थर्ड ग्रुप में जाते हो तो आपका मीडियम चेंज होता है और वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। बेसिक मीडियम के अंदर एनालिसिस करना, जैसे ही आप बेसिक मीडियम यहां पर जनरेट करते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करते हो, तो ये जो बेसिक मीडियम के अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो थर्ड ग्रुप है या नहीं है, लेकिन ये उसके साथ में इंटरफेयर करेंगे, वहां पर आपका क्लियर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, आपका इंटरफेरेंस यहां पे देखने को मिलेगा। यानी कि थर्ड ग्रुप के बाद में जाकर बेसिक मीडियम आपने क्रिएट कर दिया है, वहां पर आपके एनालिसिस के अंदर, विश्लेषण के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से इन्हें बाधाकारी मूलक कहा जाता है। और थर्ड ग्रुप से पहले यानी कि सेकंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट आता है, जो छनित्र आता है, उस छनित्र से आपको पहले इन रेडिकल्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कोरोसिव एसिड्स जो है HCl और नाइट्रिक एसिड को बार बार ट्रीट करके और आप इनको उस मिक्सचर फिल्ट्रेट से आप उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इनका रिमूवल जो है थर्ड ग्रुप से पहले बहुत जरूरी है। विदाउट रिमूवल आप थर्ड ग्रुप से आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इस कारण से इनको बाधाकारी मूलक कहा जाता है। इनका रिमूवल जो है वो रिक्वायर है। इसके अंदर बाधाकारी मूलक जो है सेकंड ग्रुप के बाद में जो है अपना इंटरफेरेंस, अपनी बाधा जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें टेस्ट ऑफ फॉस्फेट का टेस्ट यदि हम ले तो इसके अंदर जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, 1 पार्ट आपका मिक्सचर लिया जाता है, 3 पार्ट उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट मिलाकर डिस्टिल वाटर के साथ उसको बॉईल किया जाता है। और बॉईल करने के बाद उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। जो आपका फिल्ट्रेट है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो बात यह आती है कि क्यों सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने की क्या जरूरत है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपके जो एसिड रेडिकल्स हैं, अगर वो ऐसे सॉल्ट के फॉर्म में मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल एसिड रेडिकल्स को हम सोडियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सोडियम सॉल्ट्स जो कि क्या है, सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पे सोडियम एक्सट्रैक्ट यदि फॉस्फेट यदि प्रेजेंट है तो वो सोडियम फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट का जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर आपका फॉस्फेट सॉल्युबल यानी कि सॉल्यूशन फेज के अंदर वो आ जाएगा। और सॉल्यूशन फेज में आने के बाद जैसे ही उसके अंदर HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाया जाता है, कैनरी येलो कलर यदि आता है तो ये फॉस्फेट की प्रेजेंस को शो करता है। यहाँ पे कैनरी येलो कलर का कंपोजिशन जो है यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर शो किया गया है कि यहाँ पर कैनरी येलो कलर क्यों आता है।
बोरेट की अगर टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर सीधे ही मिक्सचर के साथ, मिक्सचर जो है उसको इथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल के अंदर लेके हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। इससे एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है और उस कलरलेस गैस को जैसे ही आप फ्लेम में जलाते हो तो ग्रीन कलर की फ्लेम यदि आ रही है तो ये शो करता है कि बोरेट इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर बोरेट प्रेजेंट है और यहां पे जो ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही है वो उसका कंपोजिशन यहां पे दे रखा है कि ग्रीन जो फ्लेम के साथ में ग्रीन कलर आ रहा है वो इस कंपोजिशन के कारण आपको दिखाई देता है। फ्लोराइड के टेस्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो मिक्सचर है उसको सैंड के साथ, रेत के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पेस्ट बनाया जाता है और इस पेस्ट को गर्म किया जाता है और जैसे ही इस गर्म करते हैं फ्यूम्स बनती है और जो फ्यूम्स जो है वो भीगी हुई कांच की छड़ को जैसे ही आप इस फ्यूम्स के कांटेक्ट में लाते हो तो उस कंडीशन में एक वैक्सी डिपोजिशन होता है। मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ आपके ग्लास रॉड के ऊपर स्टिक हो जाता है। तो अगर वैक्सी डिपोजिशन बन रहा है तो फ्लोराइड की प्रेजेंस को शो करता है। वैक्सी डिपोजिशन का कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे शो किया है कि किस कंपोजिशन का कारण वैक्सी डिपोजिशन जो है वो ग्लास रॉड के ऊपर होता है। तो आपको यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर यदि वैक्सी डिपोजिशन मिल रहा है सैंड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर तो फ्लोराइड को ये कंफर्म करता है। ऑक्सलेट का टेस्ट यदि कहें तो अगेन ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस कारण से इनको भी क्या किया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के इनको सबसे पहले सोडियम ऑक्सलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सोडियम ऑक्सलेट क्या होगा, सॉल्युबल होगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा। उसके बाद इसका टेस्ट जो है उसको एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करके इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड मिलाओगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा। और कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने के कारण उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट जैसे ही अगर कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि आ रहा है तो ये कंफर्म करता है कि आपके मिक्सचर के अंदर इंटरफेरिंग रेडिकल के रूप में ऑक्सलेट प्रेजेंट है। ऑक्सलेट यहाँ पर जो है वो यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को शो करता है। यहाँ पे जो ऑक्सैलिक है जैसे केमनोफोर के कलर को ये डिसअपियर कर देता है। केमनोफोर के कलर को डिसअपियर क्यों कर देता है, क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है वो केमनोफोर को डिकम्पोज कर देगा मैग्नीज सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के कारण में। तो इस कारण से जो केमनोफोर या पोटेशियम परमैंगनेट का वॉयलेट कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो हम ऑक्सलेट का करते हैं। इंटरफेरिंग रेडिकल के रिमूवल की बात हम जो है आगे की स्लाइड्स के अंदर करेंगे और कैसे अवॉइड किया जा सकता है इनका रिमूवल, ताकि जो हैजार्डस सब्सटेंस या रिएजेंट हम यूज में ले रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में हम यूज में लें या नहीं लें। तो डाइल्यूट जैसे कि मैंने कहा था आपका जो एसिड रेडिकल का एनालिसिस है हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंटरफेरिंग रेडिकल्स की एनालिसिस के अंदर जो कि 4 प्रकार के थे जिसको हमने डिस्कस किया, फॉस्फेट के रूप में, बोरेट के रूप में, ऑक्सलेट के रूप में, फ्लोराइड के रूप में। उसके बाद में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करके कुछ रेडिकल्स, कुछ एसिड रेडिकल जैसे कि कार्बोनेट, एसिटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, इनका जो एनालिसिस जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आपका मिक्सचर लिया जाता है और मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठंडी कंडीशन के अंदर ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और उसके बाद में उसको वार्म करके भी देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो लेते हैं और वो ऑब्जर्वेशन जो है किसी पर्टिकुलर एनायन की तरफ इंडिकेट करता है कि कार्बोनेट इज प्रेजेंट, एसिटेट इज प्रेजेंट, सल्फाइड इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले यदि हम एक आपका जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के को टेस्ट ट्यूब में लेके उसके अंदर जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और यदि कार्बोनेट प्रेजेंट है, अगर आपके मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। बुलबुले यदि बन रहे हैं, एफर्वेसेंस यदि आ रहे हैं तो ये कार्बोनेट को इंडिकेट करता है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर के अंदर पास करते हो तो उस कंडीशन के अंदर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, इसका रीजन है कि जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्ट करेगा उस कंडीशन के अंदर क्या बन जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होने के कारण आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। और लंबे समय तक यदि कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होने के कारण आपका मिल्की कलर जो है वो वापस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये टेस्ट जो है वो एफरवेसेंस यदि आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये एफरवेसेंस इंडिकेट करते हैं कि गिवन मिक्सचर में कार्बोनेट रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है। फिर यदि नाइट्राइट यदि प्रेजेंट है और आपने उसको मिक्सचर के साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है तो उस कंडीशन में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है वो निकलती दिखाई देती है। और इन फ्यूम्स को जब आप स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ट्रीट करते हो, जो फ्यूम्स निकल रही है, इन फ्यूम्स को जब आप स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हो तो उस कंडीशन के अंदर ब्लू कलरेशन इंडिकेट करता है कि नाइट्राइट इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आपने ट्रीट किया, यानी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट यदि नाइट्राइट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है जो कि कलरलेस गैस है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ब्राउन कलर की सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगी। फिर ये जो नाइट्रस एसिड बना है यहाँ पर रिएक्शन के अंदर, ये नाइट्रस एसिड पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ट्रीट करेगा तो आयोडीन लिबरेट होती है। और जैसे ही आप इसके अंदर स्टार्च ऐड करते हो तो स्टार्च आइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। स्टार्च आइडो कॉम्प्लेक्स कैसा, जैसे आप आइडोमेटिक टाइट्रेशन करते हैं उसके अंदर भी स्टार्च आइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लू कलरेशन वहां पर आता है। तो यहां पर भी ब्लू कलरेशन इंडिकेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपको ब्लू कलर जो है वो दिखाई देगा। ब्लू कलर यदि स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ आ रहा है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नाइट्राइट इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फर्दर हम कंफर्म कर सकते हैं सल्फाइड की प्रेजेंट को। सल्फाइड में जैसे ही आप मिक्सचर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो और आपको रॉटन एग यानी कि सड़े अंडे की गंध यदि आ रही है, बहुत गंदी स्मेल यहाँ पर, अनप्लीजेंट स्मेल यहाँ पर आपको दिखाई मिलती है, तो ये इंडिकेट करता है कि सल्फाइड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। फर्दर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट यदि आप करना चाहते हो तो आप आपका जो फिल्टर पेपर है उसको लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड के साथ में एसिडिफाई करके जैसे इस गैस के कांटेक्ट के अंदर H2S गैस यहाँ पे बनती है जिसके कारण रोटन एग की स्मेल यहाँ पे आती है। और ये H2S गैस जैसे ही आपका फिल्टर पेपर जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आती है तो आपको ब्लैक कलर जो है वो दिखाई देता है। ब्लैक कलर का कारण क्या है, लेड सल्फाइड यहाँ पे बन जाता है। लेड सल्फाइड के कारण आपका फिल्टर पेपर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैक कलर यदि आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सल्फाइड प्रेजेंट है। आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के थ्रू भी यहाँ पे सल्फाइड को कंफर्म कर सकते हो। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जैसे ही ऐड किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वॉयलेट कलरेशन यदि सॉल्यूशन का वॉयलेट कलर यदि आ रहा है, बैंगनी रंग यदि आ रहा है तो वो अगेन सल्फाइड की प्रेजेंस को शो करता है। सल्फाइड की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद में और जब उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी गंधक के जलने की, सल्फर के जलने की गंध यदि आपको आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपका इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सल्फाइड प्रेजेंट है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है उसको भी आप जब फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में लाते हो, जो कि फिल्टर पेपर जो पहले से किससे भीगा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, डाइक्रोमेट से एसिडिफाइड जो फिल्टर पेपर है उसको जब इस गैस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रीन कलरेशन यदि फिल्टर पेपर के ऊपर आ रहा है जो पहले से डाइक्रोमेट और एसिटिक एसिड के साथ में एसिडिफाइड है, उसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा और ग्रीन कलर यदि आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि सल्फाइड गिवन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे ग्रीन कलर का कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। अगेन यदि
एसिटेट यदि प्रेजेंट है तो वो मिक्सचर के अंदर एसिटेट का प्रेजेंस बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मिक्सचर जो प्रेजेंट है उसी के अंदर विनेगर की स्मेल यदि आ रही है तो आपके मिक्सचर के अंदर एसिटेट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। आप फर्दर इसको करना चाहते हैं जिसके अंदर जैसे ही मिक्सचर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो तो सिरके की गंध यदि आ रही है, विनेगर स्मेल यदि आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर एसिटेट की प्रेजेंस को ये शो करता है। और इसको आपको कंफर्म करना है तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ में आप मिलाइए, आपका जो कंपाउंड है उसका वाटर के साथ में वाटर एक्सट्रैक्ट बनाइए, और वाटर एक्सट्रैक्ट के साथ में जैसे ही आप न्यूट्रल FeCl3 को ऐड करते हो तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड रेड कलरेशन यदि सॉल्यूशन का आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एसिटिक एसिड जो है वो कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा एसिटेट की कंफर्मेशन के लिए पाम टेस्ट भी किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, हथेली के ऊपर आपका मिक्सचर ऑक्सैलिक एसिड लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, पानी की 2 ड्रॉप के साथ में उसको रब किया जाता है। जब आप उसे रगड़ते हो तो उस कंडीशन के अंदर विनेगर की जो है एक पंजेंट स्मेल आपको आएगी। ये पाम टेस्ट अगेन जो है एसिटेट को मिक्सचर के अंदर कंफर्म करता है। फर्दर यदि हम बात करें, जैसे कि हमने कहा इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हमने एसिड रेडिकल का एनालिसिस किया। इसके अलावा हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी एनालिसिस करते हैं, जहां पर कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि सबसे पहला यहां पर एनायन जो डिस्कस किया गया है वो क्लोराइड है। अगर आपका जैसे ही आपने मिक्सचर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और उसको हीट किया और कलरलेस स्मेल आ रही है विद पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध यदि आती है, झटका सा लगता है जब आप उसको अपने नोज के पास लेके जाते हो, तो अगर पंजेंट स्मेल आ रही है, कलरलेस गैस है, तो ये क्लोराइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इसको आपका जो मिक्सचर है आपका जो मिक्सचर है उसका वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर यदि सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड का क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ आ रहा है तो अगेन यहाँ पे क्लोराइड की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करके देख सकते हैं। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या किया जाता है, जो आपका मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाते हैं और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर उसको गर्म किया जाता है, तो एक ऑरेंज रेड कलर की गैस जिसे हम क्रोमिल क्लोराइड गैस कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड गैस इवॉल्व होती है। और उस क्रोमिल क्लोराइड गैस को जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर पास किया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का वो सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस येलो सॉल्यूशन के अंदर जब एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट को मिलाया जाता है तो यहां पर येलो पीपीटी आपका बन जाएगा। तो येलो प्रेसिपिटेट यदि आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू आप क्लोराइड की प्रेजेंस को शो कर सकते हो। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आपको ऑब्टेन नहीं होगा यदि इसके साथ में नाइट्रेट प्रेजेंट है। उस कंडीशन के अंदर आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो पहले से यदि नाइट्रेट प्रेजेंट है इसके साथ में तो आपको कॉम्बिनेशन टेस्ट जो है वो अप्लाई करना होता है। ब्रोमाइड की यदि हम बात करें तो इसके अंदर अगेन यहाँ पे आपको एक पंजेंट स्मेल की गैस इवॉल्व होगी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। आपने मिक्सचर लिया, मिक्सचर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद आप जब हीट करते हो तो रेडिश फ्यूम यदि बन रही है, रेडिश फ्यूम्स के साथ में पंजेंट स्मेल यदि आ रही है तो ये ब्रोमाइड की प्रेजेंस को आपके मिक्सचर के अंदर शो करता है। सिल्वर नाइट्रेट का यदि आप टेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसके अंदर आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाइए, यानी कि मिक्सचर का जल के साथ में विलियन बनाइए और विलियन बनाकर उसके सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन उसके अंदर जैसे ही ऐड करते हो तो येलो प्रेसिपिटेट यदि आ रहा है जो कि पार्टली सॉल्युबल रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रोमाइड इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट भी आप कर सकते हो जब ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन के अंदर भी हम कंफर्म जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, लेयर टेस्ट के थ्रू करते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर तीनों ही प्रेजेंट है तो लेयर टेस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, वही जलीय विलयन बनाया जाता है। जलीय विलयन के अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन को ऐड किया जाता है, उसके अंदर एक ड्रॉप HNO3 ऐड किया जाता है तो और उसको अच्छे से मिलाने के बाद में 2 लेयर बन जाती है। ऊपर वाली लेयर जो है एक्वस लेयर होती है और नीचे वाली जो लेयर होती है ऑर्गेनिक लेयर होती है। तो आपका जो ब्रोमाइड है दैट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लेयर, जो कार्बनिक परत बनी है उस कार्बनिक परत के अंदर आपका ब्रोमाइड जो है
वो सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अद्रव्य विलायक होने के कारण, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो नीचे वाली जो लेयर है जो कि ऑर्गेनिक लेयर है उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ब्राउन कलर की लेयर यदि दिखाई दे रही है तो ये क्लियरली इंडिकेट करती है ब्रोमाइड इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। इसी तरह से आयोडाइड का यदि टेस्ट करना है तो मिक्सचर में जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रही है, अगर वॉयलेट कलर की फ्यूम्स दिखाई दे रही है, क्लियर इंडिकेटर आपको बैंगनी रंग की, क्योंकि बैंगनी रंग की फ्यूम्स यदि दिखाई देती है तो उस कंडीशन के अंदर मिक्सचर के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, आयोडाइड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अगेन आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के थ्रू भी इसको कंफर्म कर सकते हो। आपका जो जलीय विलयन है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने के बाद यदि येलो पीपीटी आ रहा है, सिल्वर आयोडाइड इसके अंदर बन रहा है और सिल्वर आयोडाइड जो है वो येलो कलर का होने के कारण येलो प्रेसिपिटेट इस टेस्ट के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि यहां पे आपके गिवन मिक्सचर में आयोडाइड जो है वो प्रेजेंट है। लेयर टेस्ट यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर अलग नहीं है। यहां पे आपका जलीय विलयन लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाने के बाद एक ड्रॉप कंसंट्रेटेड HNO3 की मिलानी है, उसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद जैसे ही आप इसको रखोगे दो लेयर बन जाएगी, ऊपर वाली लेयर एक्वस जलीय परत होगी, जबकि नीचे वाली परत जो है वो कौन सी होगी, ऑर्गेनिक लेयर होगी, नॉन पोलर लेयर होगी, या अपन कहें अध्रुवीय परत का निर्माण होता है। इस अध्रुवीय परत के अंदर आयोडाइड आ जाने के कारण ये जो लेयर है वो वॉयलेट कलर की हो जाएगी। अगर लेयर ब्राउन कलर की हो रही है, ब्रोमाइड इज देयर, वॉयलेट कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है तो आयोडाइड इज प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर। तो इस तरह से आप मिक्सचर में आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में नाइट्रेट भी जो है वो अपने प्रेजेंस को शो करता है। जैसे ही आप सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करते हो और ब्राउन फ्यूम्स बन रही है, ब्राउन फ्यूम यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है ब्रोमाइड के साथ में और नाइट्रेट के साथ में, क्योंकि दोनों के अंदर ही रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है वो बनती है। यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन इनिशियली स्टेज के अंदर जहां पर हम ऑब्जर्वेशन इतने नहीं लिए हैं हमने, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ब्रोमाइड इज देयर और नाइट्रेट इज देयर। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपकी जो फ्यूम्स आ रही है उसके अंदर कॉपर या फिल्टर पेपर उसके अंदर ऐड करके देखिए। अगर फ्यूम्स डेंस हो गई है और गाढ़ी हो गई है, ज्यादा फ्यूम्स निकलना यदि शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इट क्लियरली इंडिकेट्स नाइट्रेट इज प्रेजेंट, नॉट ब्रोमाइड। तो आप इन दोनों को यहां पे कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सकता है। नाइट्रेट एंड ब्रोमाइड बोथ आर प्रेजेंट। फर्दर इसको कंफर्म करने के लिए रिंग टेस्ट यहां पर किया जाता है। वही सबसे पहले जलीय विलयन यहां पर बनाया जाता है और ताजा फेरस सल्फेट का विलयन उसके अंदर ऐड किया जाता है। एक ड्रॉप HNO3 की ऐड की जाती है। उसके बाद परख नली को टिल्ट करके, तिरछा करके, उसकी दीवार के सहारे हम क्या मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको ऐड की टेस्ट ट्यूब की सहायता से हम HNO3 को ऐड करते हैं और HNO3 ऐड करने पर उसको जैसे ही सीधा किया जाता है तो दोनों जंक्शन जो बन रहा है विलयन का, उस जंक्शन के ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, एक ब्राउन कलर की आपको रिंग दिखाई देगी। अगर रिंग बन रही है तो उस कंडीशन के अंदर ये रिंग टेस्ट जो है नाइट्रेट की प्रेजेंस को शो करता है। स्पेशल ग्रुप, जैसे कि हमने कहा कि सल्फेट को आप ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इंडिकेट कर सकते हो, ना ही कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि सल्फेट आप ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड कर रहे हो, सल्फेट उसको ऐड कर रहे हो, तो सल्फेट का टेस्ट जो है वो अलग हम करते हैं, स्पेशल ग्रुप के अंदर हम करते हैं। और बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इसके अंदर बेरियम क्लोराइड की सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड किया जाएगा। जैसे ही बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप ऐड करते हो उसके बाद में आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो आ रहा है, इट विल बी इनसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर, यानी कि जो प्रेसिपिटेट आया उसको फिल्टर कीजिए, फिल्टर करने के बाद उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो इट क्लियरली इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एज बेरियम सल्फेट। लेड एसीटेट टेस्ट आप जो है यहां पर कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, वही जलीय विलयन लेड एसीटेट आपको मिलाना है, एसिटिक एसिड से इसको एसिडिफाई करना है। यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है किसका, अमोनियम एसीटेट का, तो उस कंडीशन के अंदर अगेन ये इंडिकेट करता है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है।
कैटायन के एनालिसिस की यदि हम बात करें, जैसे कि हमने कई सारे एसिड रेडिकल्स की बात की, जहां पर कि हमने इंटरफेरिंग रेडिकल की बात की, उसके रिमूवल का भी बेसिक एनालिसिस के दौरान हम उसके रिमूवल को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप के सारे रेडिकल जो है कार्बोनेट, एसिटेट्स, सल्फाइड उनकी एनालिसिस की हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कौन कौन से रेडिकल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट जो है उसको कंफर्म किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आएगा उसमें हमने सल्फेट को एज ए स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर हम उसका टेस्ट जो है वो कंफर्म किया। इसके बाद में कैटायन के एनालिसिस की हम बात करते हैं। कैटायन के एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता है कि हमने कैटायनिक एनालिसिस करने के लिए हमने जो डिफरेंट रेडिकल्स है उनको 6 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है, और इन ग्रुप का आधार यहां पर क्या रहता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल के आधार पर जो डिफरेंट सल्फाइड्स है, हाइड्रोक्साइड के रूप में कहीं प्रेसिपिटेट हो रहा है, कहीं पर वो सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं रेडिकल। फर्स्ट ग्रुप जो है आपका वहां पर क्लोराइड के रूप में वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। यदि आप बात करें फोर्थ ग्रुप की तो वहां पर सल्फाइड के रूप में जो रेडिकल्स है उनको प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है। तो आपके जो एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल की एनालिसिस जो है उसको करने के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए हमने रेडिकल्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और इन 6 ग्रुप्स में सबसे पहले हमने एक और ग्रुप यहां पे ऐड कर दिया है, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप के अंदर हम कौन सा लेते हैं, अमोनियम रेडिकल जो है उसको हम जीरो ग्रुप के अंदर उसकी एनालिसिस करते हैं। बाकी लैड से शुरू होते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ में, और लास्ट 6th ग्रुप जो है उसके अंदर मैग्नीशियम को रखा जाता है। तो इन ग्रुप को डिवाइड करने का जो आधार है वो क्या है, विलेयता गुणनफल है। विलेयता गुणनफल के आधार पर हमने उनको डिवाइड किया है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है, विलेयता गुणनफल कहलाता है। विलेयता गुणनफल से जैसे ही आयनिक कंसंट्रेशन एक्सीड होती है वैसे ही आपको क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपने लैड को, सिल्वर को, मरकरी को रखा है, तो लैड और सिल्वर जो है उनका क्लोराइड्स जो होते हैं उनकी विलेयता प्रोडक्ट जो होते हैं सबसे कम होते हैं। इस कारण से आपका जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है आपने कौन सा लिया है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन जो होगा वो किसका होगा, लैड का होगा, Pb2+ का, और सिल्वर का प्रेसिपिटेशन जो है वो होगा। तो इनको सबसे पहले हमने उनके लोएस्ट क्लोराइड्स के KSP के आधार पर या विलेयता गुणनफल के आधार पर हमने उनको कहां पे कैटेगराइज किया है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने उनको रखा है, और फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl होता है। सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट की यदि हम बात करें तो सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट यदि आप देखेंगे तो आप ग्रुप में अपन डिस्कस भी करेंगे। सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस आप वहां पे पास करते हो। यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव को हमने यूज में लिया है। जैसे कि आपको पता है कि सल्फाइड यहां पे ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस को पास किया जाता है। डाइल्यूट HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, जबकि H2S गैस जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यदि कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को पास करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसका आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए। इस कारण से हमने जो है यहाँ पर कॉमन आयन को यूज में, कॉमन आयन प्रिंसिपल को हमने यूज लिया है ताकि हमें कम सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिले। और केवल सेकंड ग्रुप के जो रिएजेंट्स है, एक बड़ा ग्रुप है जिसको आपने ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर भी डिवाइड कर दिया है, तो वहां पे येलो अमोनियम सल्फाइड के थ्रू आप उन दोनों को अलग भी करते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है उसके अंदर हमने कॉमन आयन इफेक्ट को यूज में लेकर कम विलेयता गुणनफल वाले कॉपर, कैडमियम, एंटीमनी,
स्टेनस, स्टेनिक, ये सारे रेडिकल जो है हमने सेकंड ग्रुप के अंदर रखे हैं। और सेकंड ग्रुप के अंदर सल्फाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें कम चाहिए, इसलिए हमने कॉमन आयन इफेक्ट को यूज में लिया। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप HCl की प्रेजेंस में H2S गैस पास नहीं करते हैं और सीधे ही H2S का गैस पास करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर H2S का यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसका आयोनाइजेशन अधिक होगा, यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपको सल्फाइड मिल जाएंगे। और सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन आप कहां करते हैं, फोर्थ ग्रुप में भी करते हैं। तो फोर्थ ग्रुप के रेडिकल यदि आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है तो उनका भी प्रेसिपिटेशन सेकंड ग्रुप में ही हो जाएगा, और वहां पर आपको कंफ्यूजन या एरर आपको देखने को मिलेगी, आपका एनालिसिस जो है वो इंटरप्टेड हो जाएगा। तो इस कारण से हमने कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू सेपरेशन किया है सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन का, ताकि केवल और केवल सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल है उनका प्रेसिपिटेशन सेकंड ग्रुप में हो, फोर्थ ग्रुप की जो आयन है उनका प्रेसिपिटेशन सेकंड ग्रुप के अंदर अवॉइड रहे। फिर आप जैसे ही थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं, थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपका ग्रुप रिएजेंट चेंज हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप पास करते हो, तो वहां पर आपने क्या कर दिया, अगेन यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आपने यूज में लिया। अगर कॉमन आयन यूज में नहीं लेते तो उस कंडीशन के अंदर थर्ड ग्रुप के प्रेसिपिटेशन के साथ ही क्या है, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यहां पे पास करके कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, ताकि कम हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन रहे और केवल थर्ड ग्रुप के जो रेडिकल है उन्हीं का प्रेसिपिटेशन हो, फर्दर प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की नहीं चाहिए। इस कारण से हमने उसके कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू प्रेसिपिटेशन को क्या कर दिया है, कॉमन आयन के थ्रू आयोनाइजेशन को हमने सप्रेस करके हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया है थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट। आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, आगे के ग्रुप के जो ग्रुप रिएजेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ क्लूज आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर के साथ में कुछ क्लूज मिलते हैं। अगर आपका मिक्सचर कलर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ हिंट आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू आप सिस्टमैटिक एनालिसिस के साथ साथ आप सीधे टेस्ट करके भी जो है वो पता लगा सकते हो कि ये आयन प्रेजेंट है या नहीं। जैसे अगर आपका जो मिक्सचर है वो ब्लू कलर का है, अगर मिक्सचर ब्लू कलर का है तो वो क्यूप्रिक सॉल्ट हो सकता है, यानी कि Cu2+ वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर यहां पे वो बताता है। अगर आपका ग्रीन कलर का मिक्सचर है, मिक्सचर आपको जो दिया गया है वो ग्रीन कलर का है, तो आप इसमें निकल की प्रेजेंस, निकल जो है वो यहां पर एज अ कैटायन प्रेजेंट हो सकता है। रोज रेड कलर का यदि है तो उस कंडीशन के अंदर कोबाल्ट सॉल्ट को वो हो सकता है, कोबाल्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। मर्करी यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। जनरली मर्करी दिया नहीं जाता है क्योंकि पॉइजनस है, इस कारण से इसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो तो डेंजरस हो सकता है, इस कारण से मर्करी को अवॉइड किया जाता है। तो रेड कलर का यदि आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर कोबाल्ट की प्रेजेंस को वो शो करता है। लाइट ग्रीन कलर का यदि आपका, हालांकि कलर चेंजेस भी होते हैं और वह लास्ट में मैं हिंट के अंदर आपसे डिस्कस भी करूंगा किस तरह से कलर चेंजेस यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि आज सीधे केवल कलर के आधार पर आपको सिस्टमैटिक एनालिसिस को अवॉइड आप नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक एनालिसिस आपको करनी ही होती है। लाइट ग्रीन यदि हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर फेरस सॉल्ट को वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फेरस सॉल्ट जो है वो हो सकता है। येलो कलर यदि है तो उस कंडीशन के अंदर फेरिक सॉल्ट, येलो या ब्राउनिश कलर यदि आपके मिक्सचर का है तो उस कंडीशन के अंदर फेरिक सॉल्ट यहां पर प्रेजेंट हो सकता है। जनरली फेरिक सॉल्ट्स को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जैसे ही आप H2S गैस प्राप्त करते हो, प्रोवाइड करते हो सेकंड ग्रुप के अंदर, और यदि फेरिक प्रेजेंट है तो ये फेरिक क्या करेगा, H2S गैस को यानी कि सल्फाइड को सल्फर के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे कोलॉइडल सल्फर मिलेगा जिसका प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहां पर जनरली फेरिक सॉल्ट को मिक्सचर के अंदर अवॉइड किया जाता है, लेकिन यदि दिया है तो उस कंडीशन के अंदर ब्राउन कलर का मिक्सचर जो है फेरिक सॉल्ट की प्रेजेंस को शो करता है। ग्रीन और ब्लू कलर का यदि है तो अगेन यहां पर जो है कॉपर सॉल्ट
हो सकता है। और इस तरह से डिफरेंट कलर के जो आपके मिक्सचर है, कलर्ड यदि मिक्सचर है, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ हिंट के थ्रू हमें क्लू मिल जाता है कि यहाँ पे कौन से रेडिकल्स जो है वो बेसिक रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। एनालिसिस ऑफ कैटायंस की यदि हम बात करें तो बेसिक रेडिकल्स के अंदर हम सबसे पहले हमने कहा कि हमने 7 ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया है। 6 और 0 ग्रुप के अंदर हमने किसको रख दिया है, अमोनियम को रख दिया है। हालांकि सिस्टमेटिक एनालिसिस के अंदर इसको हम इंक्लूड नहीं करते, अमोनियम का हम अलग से टेस्ट करते हैं। इस कारण से हमने अमोनियम को 0 ग्रुप के अंदर रख के उसका हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। अमोनियम के टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, आप सिंपल सा आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि आपको अमोनिया की स्मेल मिल रही है, अमोनिया गैस यहां पर इवॉल्व होती है, अमोनिया गैस की यदि स्मेल आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर ये इंडिकेट करता है कि यहां पर अमोनियम जो है रेडिकल, बेसिक रेडिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट यदि आपको करना है, आपको अमोनियम की प्रेजेंस को यदि कंफर्म करना है तो यहां पर नेशनल रिएजेंट को यूज में लिया जाता है। नेशनल रिएजेंट जो है वो यूज में लेके हम जैसे ही कंपाउंड आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, वाटर के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, और जैसे ही आप उसके अंदर नेशनल रिएजेंट यूज में लेते हो तो उस कंडीशन के अंदर ब्राउन येलो पीपीटी यदि आपको मिल रही है, ब्राउन पीपीटी यदि मिल रही है तो उस कंडीशन के अंदर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम एज अ बेसिक रेडिकल आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर नेशनल रिएजेंट को हमने फॉर्मूला यहाँ पे शो किया और इसके अंदर मर्करी प्रेजेंट है। अगेन मर्करी इज पॉइजनस, तो इसको यूज लेते हुए आप बिल्कुल ध्यान से उसको यूज लीजिए क्योंकि ये पॉइजनस है। और जनरली इसके यूज को कम करने के लिए हम स्पॉट टेस्ट जो है, बिंदु टेस्ट जो है उसको यूज में लेते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर एक ड्रॉप आपने कैपिलरी ट्यूब के थ्रू आपने नेशनल रिएजेंट की अप्लाई करते हैं, और उसके ऊपर जैसे ही आपका सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में आपका जैसे ही सॉल्यूशन आपका मिक्सचर का आप अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन के अंदर ब्राउन कलर का यदि कलरेशन यदि आ रहा है, कलर डार्क हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका अमोनियम जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसे ही पॉइजनस सब्सटेंसेस या रिएजेंट आते हैं उसको उनके जो यूज है उसको हमें क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है। तो स्पॉट टेस्ट के थ्रू ये ग्रीनर अप्रोच है जहां पर कि मर्करी के कंजप्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्पॉट टेस्ट। कैपिलरी की सहायता से स्पॉट टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप की यदि बात करें, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, जो समूह अभिकर्मक होता है, वो कौन सा रहता है, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl डालने पर यदि आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर लैड Pb2+ जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। सिल्वर इसके साथ होता है, लेकिन सिल्वर क्योंकि कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो अवॉइड किया जाता है कि हम लैब के अंदर कम से कम सिल्वर देने की कोशिश करें। लैड जो है वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे दिया जाता है अगर फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि आ रहा है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे Pb2+ जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब इसके अंदर आप यदि देखें तो आप क्या करते हो कि आप इसके अंदर वाटर डाल के, इसके अंदर एक्सेस के अंदर वाटर डाल के फिर वापस इसको डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके प्रेसिपिटेट को, और प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करके इसको हम 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हो, पोटेशियम आयोडाइड जैसे आपका प्रेसिपिटेट किसका बना, लैड क्लोराइड का, और उस लैड क्लोराइड के अंदर जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेड आयोडाइड मिल जाएगा। और लेड आयोडाइड का येलो कलर आपको यदि मिल रहा है तो ये कंफर्म करता है Pb2+ आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। आपका जो दूसरा पार्ट आपने रखा है उसके अंदर आप क्या मिलाते हो, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करते हो। पोटेशियम क्रोमेट अगेन यहां पर क्या मिल जाएगा, लेड क्रोमेट बन जाएगा। लेड क्रोमेट भी क्या है, येलो कलर का होता है। तो यदि पोटेशियम आयोडाइड और लेड क्रोमेट डालने पर येलो कलर हो रहा है आपके सॉल्यूशन का, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, Pb2+ मिक्सचर में एज ए कैटायन प्रेजेंट है।
बेसिक रेडिकल का ग्रुप सेकंड, यह बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं पूरा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे Cu2 प्लस आयन जो है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे जैसे अगर आपके मिक्सचर के अंदर कॉपर क्यूप्रिक आयन यदि प्रेजेंट है, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है, आपने अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट HCl डालने के बाद, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट क्या है सेकंड ग्रुप का, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस, ये ग्रुप रिएजेंट जैसे ही आप ऐड करते हो और अगर आपको ब्लैक कलर मिलता है तो ये ब्लैक कलर इंडिकेट करता है Cu2 प्लस क्यूप्रिक आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। फिर आप इसके अंदर एक ड्रॉप HNO3 की जब ऐड करते हो तो ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाता है। इस सॉल्यूशन को आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हो। जो पहला पार्ट है उसके अंदर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाया जाता है। ब्लू कलर अगर आता है यहाँ पे टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। तो डीप ब्लू कलर यदि आ रहा है तो वो कॉपर की अगेन प्रेजेंस को शो करता है। इसके अलावा पोटेशियम फेरोसाइनेट टेस्ट जो है वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें जो आपका लेड क्लोराइड का जो सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे ही एसिटिक एसिड और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जब आप मिलाते हो, यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब आप इसके अंदर ऐड करते हो तो रेडिश ब्राउन या चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट यदि आ रहा है तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Cu2 प्लस आयन जो है वो प्रेजेंट होगा। थर्ड ग्रुप जहां पर कि आयरन भी प्रेजेंट हो सकता है, एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट हो सकता है, क्रोमियम भी प्रेजेंट हो सकता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे हम Fe3 प्लस देना अवॉइड करते हैं। आपको मिक्सचर के रूप में Fe3 फेरिक सॉल्ट जो है वो हम नहीं देते हैं। जनरली कौन सा सॉल्ट दिया जाता है, फेरस सॉल्ट दिया जाता है, ताकि सेकंड ग्रुप के अंदर कोलॉइडल सल्फर के कारण प्रेसिपिटेशन नहीं हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए फेरस सॉल्ट दिया जाता है। और यदि आपको फेरस सॉल्ट दिया, इसका ग्रुप रिएजेंट, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऐड किया जाता है। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करके हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हमने सप्रेस किया है, ताकि केवल और केवल थर्ड ग्रुप के आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम का ही प्रेसिपिटेशन हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अगर फेरस सॉल्ट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो वो Fe2 प्लस आयन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। आप क्या करेंगे, आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप क्या मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और उसको क्या करना है, हीट करना है। तो ब्राउन पीपीटी यहां पर आ रहा है तो वो अब ये ब्राउन पीपीटी जो आया है उसको HCl के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। आप क्या करोगे, फिल्टरेट को तो आगे के ग्रुप के लिए रख दोगे, आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट वाला जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करोगे, सॉल्यूशन को फिल्टरेट को तो आगे के सब्सिक्वेंट ग्रुप के लिए रख दोगे, और जो आपका ब्राउन पीपीटी आया है उसको HCl के अंदर आप डिसॉल्व करोगे। HCl के अंदर जैसे ही डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन को दो पार्ट के अंदर आप डिवाइड कर दोगे। पहला जो पार्ट है उसके अंदर पोटेशियम फेरोसाइनेट आप ऐड करोगे, और पोटेशियम फेरोसाइनेट के अंदर के साथ यदि आपको ब्लू कलर का पीपीटी मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे Fe2 प्लस आयन जो है वो प्रेजेंट है। और पोटेशियम फेरिसाइनाइड टेस्ट भी आप पोटेशियम थायोसाइनेट टेस्ट भी आप कर सकते हो। तो इसके दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर पोटेशियम थायोसाइनेट जब ऐड किया जाता है तो ब्लड रेड कलरेशन ये इंडिकेट करता है कि अच्छा। थर्ड ग्रुप में यदि आयरन प्रेजेंट है तो इसलिए आपको पता है कि आपका सॉल्ट जनरली किस फॉर्म में दिया जाता है, फेरस के फॉर्म में दिया जाता है। तो उस फेरस को आपको सबसे पहले ऑक्सीडाइज करना होता है किसके अंदर, फेरिक के अंदर। इसलिए आप अमोनियम क्लोराइड जैसे ही आप सेकंड ग्रुप में जाते हो तो सेकंड ग्रुप के बाद में आपका जो फिल्टरेट है उस फिल्टरेट के अंदर आप क्या ऐड करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाकर उसको बॉयल करते हो, ताकि आपका जो फेरस है वो फेरिक के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाए। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आयरन प्रेजेंट है तब तो आपको फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना ही होगा, लेकिन यदि Fe2 प्लस आपका प्रेजेंट ही नहीं है और उस कंडीशन में HNO3 जो कि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत इनिशियली आपने फर्स्ट ग्रुप में क्या मिलाया, डाइल्यूट HCl, आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या हो गया है, एसिडिक हो गया।
फर्दर यदि आप फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करोगे तो अगेन आप क्या मिलाते हो, HNO3 मिलाते हो। यहां पर कई बार प्रेसिपिटेट आता ही नहीं है और आप आगे निकल जाते हो फोर्थ ग्रुप के लिए, जबकि ऑलरेडी उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। दिक्कत क्या आती है, क्योंकि आपका मीडियम हाईली एसिडिक हो गया है, बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है, इस कारण से आप जो है आगे जब जाते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा ऐड करते हो, वहां पे कंप्लीट प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन ही नहीं होता और आपको कंफ्यूजन होता है कि थर्ड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, जबकि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप HNO3 ऐड करें तो एक्सेस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कीजिए और आप यहां पर एक छोटा सा क्लू यहां पे मैं दे रहा हूं कि आप अलग से आपका जो सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट है उसमें अलग से HNO3 मिला के और एक्सेस में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो कंजप्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बढ़ जाएगा। अगर आयरन नहीं है तो अननेसेसरी उसमें HNO3 मत मिलाइए। और उसका पता कैसे लगाना है, थोड़ा सा टेस्ट सॉल्यूशन फिल्ट्रेट लीजिए अलग से और उसके अंदर एक ड्रॉप HNO3 की मिलाइए और कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। प्रेसिपिटेट आ रहा है तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर HNO3 मिलाइए, अदरवाइज HNO3 को बहुत ज्यादा मिलाकर विलियन को बहुत ज्यादा एसिडिक करने की जरूरत नहीं है, उसको हम यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। आगे आगे क्यों क्यों बाकी के स्लाइड्स का 24 के 25 में काम। इसी तरह से यदि हम आगे बात करें फोर्थ ग्रुप में ही यदि हम यदि कोबाल्ट यदि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर ग्रुप फोर्थ की यदि हम बात करें तो ग्रुप थर्ड में जैसे कि आपको पता है कि आयरन यदि प्रेजेंट है तो उसको आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो, एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो। एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट होता है और जैसे ही आप एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो उसके अंदर जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आता है। जिलेटिन एकदम आपकी पूरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आपको यदि मिल रहा है तो वो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस को शो करता है। उस प्रेसिपिटेट के साथ आप कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करके देखिए, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट जब आप करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपका अगर आपको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के अंदर ब्लू कलर यदि मिल रहा है तो वो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस को शो करता है। फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस की हम बात करें तो यहां पर कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, जिंक रेडिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे विलियन कैसा हो गया है, एल्कलाइन। अब आप क्या कर रहे हो, H2S गैस पास कर रहे हो। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट से उल्टा इफेक्ट यहाँ पे लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस पास कर रहे हो। क्यों पास कर रहे हो, क्योंकि आप आयोनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो। आयोनाइजेशन को बढ़ाना क्यों है, क्योंकि जो फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड्स होते हैं, जो कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, जिंक के जो सल्फाइड्स होते हैं उनकी KSP का मान बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन की, आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं मिली, सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन में कम रहे तो उस कंडीशन के अंदर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इस कारण से हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस को पास करते हैं और H2S गैस क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन इसके H+ आयन से इंटरेक्ट करेगा, वाटर के फॉर्म में एलिमिनेशन हो जाएगा। तो H+ आयन जैसे ही रिमूव होंगे तो आपका इक्विलिब्रियम के साथ शिफ्ट हो जाएगा, सल्फाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी। और आपको जो है अलग अलग कलर के, यदि ब्लैक कलर का PPT आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये इंडिकेट करता है कि कोबाल्ट और निकल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर इनके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो भी यहां पे दिए गए हैं।
निकल का टेस्ट यदि आपको करना है तो डीएमजी टेस्ट किया जा सकता है। निकल के अंदर आप क्या ऐड कीजिए, डीएमजी अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाइए और उसके अंदर डीएमजी जो कि एक लिगेंड है, ये निकल के साथ कॉम्प्लेक्स का, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उस कंडीशन के अंदर पिंक या रेड कलर का आपको क्या मिलेगा, पीपीटी मिल रहा है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर आपको पीपीटी यदि मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये निकल की प्रेजेंस को शो करता है। मैग्नीज यदि आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर पीपीटी का कलर जो है वो स्किन कलर की पीपीटी यदि आ रही है तो वो इंडिकेट करता है मैग्नीज यहां पर प्रेजेंट हो सकता है। जिंक यदि प्रेजेंट होता है तो ग्रेइश पीपीटी यहां पर आती है, ग्रे कलर की पीपीटी यदि आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर जिंक जो है वो एज ए कैटायन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अगर बात करें फिफ्थ ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप का अगेन यहां पे देखिए, आप फिफ्थ ग्रुप में जैसे ही आते हैं तो अगेन यहां पर सिस्टमैटिक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ ग्रुप में सबसे पहले आप बेरियम का टेस्ट करते हो, फिर स्ट्रोंशियम का टेस्ट करते हो, फिर कैल्शियम का। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इसी सिस्टमैटिक वे में आपको एनालिसिस करना होता है, क्योंकि अगेन यहां पर भी केएसपी आधार है इनको सीक्वेंस सिस्टमैटिक एनालिसिस के लिए। यहां पर बेरियम का केएसपी सबसे कम होगा, इस कारण से यहां पे बेरियम क्रोमेट जो बनेगा उसका केएसपी कम होने के कारण सबसे पहले आप बेरियम का टेस्ट करोगे, फिर स्ट्रोंशियम को एज ए सल्फेट आप प्रेसिपिटेट आउट करते हो। तो अगर सीधे ही आपने क्या कर दिया, अमोनियम सल्फेट मिला दिया, तो उस कंडीशन के अंदर स्ट्रोंशियम नहीं भी है तो उस कंडीशन के अंदर बेरियम का प्रेसिपिटेशन एज ए सल्फेट, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। तो इस फिफ्थ ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि बेरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम का आपको टेस्ट करना है। ये यहां पर दो, एक साथ दो भी हम दे सकते हैं, जनरली अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पे केएसपी के आधार पर उनको डिवाइड कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक साथ दो रेडिकल भी है, स्ट्रोंशियम कैल्शियम या बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम जो है वो रेडिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, यहां पे सब बेरियम को कैसे, बेरियम क्रोमेट के रूप में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट के रूप में हम प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। स्ट्रोंशियम जो है उसको बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट के रूप में हम प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में उसका प्रेसिपिटेशन किया जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर मिलता है, लेकिन हाँ सिस्टमैटिक ढंग से ही हमको करना है। इसके अलावा यहां पे हम ड्राई टेस्ट को भी यूज में लेते हैं। यहां पर फ्लेम टेस्ट किया जाता है प्लेटिनम वायर की सहायता से। प्लेटिनम वायर के मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर का हम HCl के साथ में पेस्ट बनाते हैं और प्लेटिनम वायर को हम उसके अंदर पहले से साफ क्लीन किया हुआ प्लेटिनम वायर जो है आपका जो HCl का जो पेस्ट है उसके साथ डिप करके फिर इसको जलाया जाता है। अलग अलग कलर की फ्लेम के अंदर कलर देखा जाता है, फ्लेम के अंदर डिफरेंट कलर जो है इनकी प्रेजेंस को शो करते हैं। जैसे कि बेरियम यदि प्रेजेंट है तो बेरियम यदि प्रेजेंट है तो फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। स्ट्रोंशियम यदि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम मिलेगी। अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसके अंदर ब्रिक रेड फ्लेम जो है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है फ्लेम टेस्ट के थ्रू भी इसको, जब भी बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम प्रेजेंट होता है तो ड्राई टेस्ट भी हम करते हैं। ड्राई टेस्ट को भी रिपोर्ट करना होता है क्योंकि उसके अलग से मार्क्स जो है वो होते हैं। अगर आपने केवल सिस्टमैटिक एनालिसिस ही बताया तो उस कंडीशन के अंदर मार्क्स कट भी होते हैं। तो इस कारण से जब भी बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम आपके आता है तो उसके साथ में आपको फ्लेम टेस्ट जो है उसको भी रिपोर्ट करना होता है। फ्लेम टेस्ट के अंदर फ्लेम की कलर के आधार पर भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है विच रेडिकल इज प्रेजेंट। फ्लेम टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप प्लेटिनम वायर जो है या निकल क्रोमियम लूप्स जो है उनको यूज में ले सकते हो। यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने HCl के साथ पेस्ट क्यों बनाया। HCl के साथ पेस्ट इसलिए बनाया जाता है कि हम उनको आपका जो रेडिकल है यानी कि जो कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है उनको उनके क्लोराइड के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्लोराइड के अंदर क्यों कन्वर्ट किया, ताकि वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। क्लोराइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल, आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, फ्लेम के अंदर आ जाएंगे, जलेंगे तो आसानी से फ्लेम का कलर हमको दिखाई देगा। इस कारण से हम जो है अब बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम को उनको सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करके फिर उनको ज्वाला के अंदर जलाते हैं और ज्वाला का कलर देखते हैं, फ्लेम का रंग जो है उसके आधार पर हम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम को फाइंड आउट कर सकते हैं।
कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की यदि हम बात करें, इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम राख परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, यहां पर जैसे आपको जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जैसे आपको पता है कि जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की प्रेजेंस को शो करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हम सीधे ही क्या करते हैं, आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाते हैं, और कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाने के बाद राख परीक्षण की यदि हम बात करें, चारकोल कैविटी टेस्ट तो किया ही जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट इजी। राख परीक्षण जो है वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा इजी परीक्षण होता है। तो राख परीक्षण के अंदर हम करते क्या है, हमारा जो फिल्टर पेपर है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर हमारा कोबाल्ट नाइट्रेट और मिक्सचर का पेस्ट मिलाते हैं, और उसको फ्लेम के ऊपर पहले सुखा के फिर जलाया जाता है, और जलाने के बाद राख किस कलर की मिल रही है उसके आधार पर आप जो है पता लगा सकते हो राख के कलर के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि कैसा, जैसे अगर आपके राख का कलर आपको कैसा मिल रहा है, अगर ग्रीन कलर की राख मिल रही है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है जिंक इज प्रेजेंट। अगर आपको ब्लू कलर की राख मिल रही है तो उस कंडीशन के अंदर एल्यूमिनियम की प्रेजेंस को यहां पे शो किया जाता है। मैग्नीशियम यदि प्रेजेंट होगा तो पिंक कलर। अब मैग्नीशियम कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, 6th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, और आपने 6th ग्रुप तक आते आते आपका सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो जाता है कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस को आप सिस्टमैटिक एनालिसिस के थ्रू शो नहीं कर पाते। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप उसको हीट करके जो भी वाटर है उसको इवेपोरेट करके कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ही आप मैग्नीशियम की प्रेजेंस को सिस्टमैटिक एनालिसिस के अंदर इंडिकेट कर सकते हो। इसको अवॉइड करना है, 6th ग्रुप तक जाना ही नहीं है, तो आप सीधे ही क्या कर दीजिए, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट या राख परीक्षण करके आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हो, ताकि आसानी से जो है आप इसको पता लगाया जा सकता है मैग्नीशियम का, जो कि सिस्टमेटिक एनालिसिस के अंदर हमारे परेशानी आ रही है। बोरेक्स बीट टेस्ट किया जा सकता है। बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर अलग अलग बीट्स बनती है, अगेन प्लेटिनम वायर का लूप बनाया जाता है, और उसको बोरेक्स पाउडर के अंदर डिप करके उसके अंदर एक बीड प्राप्त की जाती है, और बीड को हमारे मिक्सचर से टच कराकर वापस फ्लेम के अंदर गर्म किया जाता है, और बीड के कलर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अलग अलग कलर की जो बीड्स बनती है उसके आधार पर आप क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन की प्रेजेंस को यहां पे आप शो कर सकते हो। कुछ हिंट है जिससे थ्रू आप डायरेक्ट टेस्ट करके मिक्सर के अंदर सीधे ही डायरेक्ट टेस्ट करके सिस्टमेटिक एनालिसिस को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें हिंट मिल जाते हैं जिसकी सहायता से हम जो है आसानी से, जैसे आयरन यदि आपको लग रहा है कि मिक्सर का कलर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि फेरिक सॉल्ट हो सकता है, तो सीधे ही आप थायोसाइनेट टेस्ट जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट आपने किया था सीधे ही यहाँ पर अप्लाई कीजिए, और आप थायोसाइनेट टेस्ट के थ्रू आयरन की प्रेजेंस को वहां पर कंफर्म कर सकते हो। निकल का टेस्ट करना, जैसे अभी अपन ने निकल डीएमजी वाला टेस्ट किया था, सीधे ही मिक्सचर का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के उसके अंदर डीएमजी को ऐड कीजिए। डीएमजी जो है निकल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके पिंक या रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। सोडियम बिस्मथेट टेस्ट जो है मैग्नीज के लिए किया जाता है, तो मैग्नीज की प्रेजेंस को भी जो है आप सीधे शो जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हिंट मिलते हैं, जैसे आपका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर जो है पिंक से ब्लू में या ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो रहा है। आपका मिक्सचर किसी भी स्टेज के अंदर जब आप एनालिसिस कर रहे हो और आपके अंदर ऑब्जर्वेशन आपका देखेगा, आपका मिक्सचर जो है वो कलर चेंज कर रहा है पिंक टू ब्लू और ब्लू टू पिंक, तो ये कोबाल्ट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि मिक्सचर के अंदर कोबाल्ट जो है वो हो सकता है। उसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं। कॉपर, यदि आपको लगता है कि मिक्सचर के अंदर कॉपर प्रेजेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप अमोनिया सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कीजिए। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट कॉपर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का होता है। यदि अमोनिया के साथ डीप ब्लू कलर आ रहा है तो वो कॉपर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इसी तरह से यदि आपको जैसे बेरियम, स्ट्रोंशियम और लैड यदि प्रेजेंट है, तो इसके अंदर आप
यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आप बेरियम, स्ट्रोंशियम और लैड यदि मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला ग्रुप है उसको आप डाइल्यूट HCl से भी कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सल्फेट, जब ये वाले सॉल्ट प्रेजेंट है जैसे बेरियम, स्ट्रोंशियम और लैड प्रेजेंट है आपके मिक्सचर के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट बन जाएगा, लैड सल्फेट बन जाएगा, जो कि क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होगा तो टर्बिड हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको क्लियर नहीं मिलेंगे। तो आप केवल, हालांकि जनरली हम यूज में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप डाइल्यूट HCl, वहां पर अगर टर्बिडिटी आ रही है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर डाइल्यूट HCl डालकर भी आप जो है डाइल्यूट ग्रुप जो है, यानी कि कार्बोनेट है या नाइट्राइट है या सल्फाइड है, उनकी कंफर्मेशन, उनकी प्रेजेंस को आप शो कर सकते हो। कार्बोनेट्स जो होते हैं वो बहुत, उनकी रिएक्शंस जो है बहुत स्लो होती है। अगर मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर जनरली कार्बोनेट बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप जनरली मिक्सचर के अंदर हम पहले से ही सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक्सेस के अंदर मिला के देते हैं, ताकि आपका मिक्सचर कोई भी है, जैसे जिंक कार्बोनेट हम मिला रहे हैं, जिंक कार्बोनेट के साथ में हमें कार्बोनेट की प्रेजेंस वहां पर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, तो हम एक्सेस के अंदर उसमें एक्स्ट्रा हम क्या मिला देते हैं? सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं, ताकि वो जो परेशानी है उसको हम अवॉइड कर सकें। कुछ कॉम्बिनेशन जो है जनरली यूजी लेवल के अंदर अवॉइड किए जाते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ जिंक सल्फेट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट बन जाएगा। जब मैकेनिकल एजिटेशन आप कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। जनरली ये मिक्सचर अवॉइड किए जा सकते हैं। तो कुछ क्लू आपके लिए हो सकते हैं कि ये है तो दूसरे होने के चांसेस कम हो जाएंगे। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के साथ में कॉपर सल्फेट को अवॉइड किया जाता है। लैड नाइट्रेट के साथ में फेरस सल्फेट, क्योंकि लैड सल्फेट बन जाएगा, अगेन आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने में आपको दिक्कत आएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लैड के साथ में सल्फेट को अवॉइड करते हैं जनरली। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अमोनियम फ्लोराइड को अवॉइड किया जाता है। लैड एसीटेट के साथ में, लैड आयोडाइड, आपको होता है लैड एसीटेट के साथ में यदि पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया हमें लैड की प्रेजेंस को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? मिक्सचर के अंदर जब आप उसको ग्राइंड कर रहे होंगे मिक्सचर को, तो लैड आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा? लैड आयोडाइड बन जाएगा। तो लैड आयोडाइड अगेन इनसॉल्युबल है, वो तो प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल रहा है। इस कारण से जनरली हम इन कॉम्बिनेशंस को जो है वो अवॉइड करते हैं। यहां पर कुछ एनायन कैटायन कॉम्बिनेशन जो है उनको भी यहां पर अवॉइड किया जाता है, जैसे सल्फेट के साथ जनरली लैड, बेरियम और स्ट्रोंशियम को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम यदि होगा तो उसके साथ में फ्लोराइड को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड अगेन इनसॉल्युबल रहता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इस कारण से कैल्शियम फ्लोराइड को भी अवॉइड किया जाता है। ब्रोमाइड और आयोडाइड यदि प्रेजेंट है उस कंडीशन में लैड और सिल्वर को भी अवॉइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बना देगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। आयोडाइड भी है तो लैड या सिल्वर के साथ में आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या है? इनसॉल्युबल होते हैं, जिस कारण से इनको भी अवॉइड किया जाता है। क्लोराइड के साथ सिल्वर के कॉम्बिनेशन को अवॉइड किया जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सम कैटायन एंड एनायन, अगेन यहाँ पे कुछ कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कॉपर, आपने कॉपर सल्फेट मिलाया और उसी मिक्सचर के अंदर यदि आपने आयोडीन मिला दिया तो क्या होगा? आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो तो आपको पता है, आप कॉपर सल्फेट विलयन से पोटेशियम आयोडाइड को ट्रीट करते हो तो आयोडीन लिबरेट होती है। तो यहां पर अगर आपके मिक्सचर के अंदर कॉपर क्यूप्रिक आयन भी प्रेजेंट है और आयोडाइड भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग मैकेनिकल एजिटेशन, जब आप मिक्सचर बना रहे होंगे, ग्राइंडिंग जब कर रहे होंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? आयोडाइड आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CuI का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वहां पे अगेन यहां पर आयोडाइड की प्रेजेंस या कॉपर की प्रेजेंस को शो करना हमारे लिए कठिन होगा। इसी तरह से Fe2+ के साथ में नाइट्राइट जो है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इन दोनों को जब प्रेजेंट होते हैं तो मिक्सचर के अंदर एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपको पता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी वो कॉन्स्टिट्यूटिव आयंस जो होते हैं उनके अंदर वो डिसोशिएट नहीं हो पाते। आपका सॉल्ट है तो वो कंप्लीट आयोनाइजेशन उसका होता है, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आ गया तो आप आयरन की प्रेजेंस को शो नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से आयरन के साथ में नाइट्राइट जो है उसके कॉम्बिनेशन को भी हम अवॉइड करते हैं।
फेरिक सॉल्ट अवॉइड किया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर कॉलॉइडल सल्फर का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि आपको कंफ्यूजन कर सकता है। और रिमूवल ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल्स एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा इसके अंदर यदि आपके बोरेट, ऑक्सलेट, फ्लोराइड यदि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर बार बार आपको HCl और HNO3 के साथ इवोपरेशन ड्राइनेस तक उसको बार बार इवोपरेट करना होता है। इससे आपकी पूरी जो लैब है वो HNO3 और HCl जैसे कॉरोसिव एसिड से सैचुरेटेड हो जाती है। एक के बाद ग्रुप आ रहा है और सेम प्रोसीजर यदि रिमूवल का किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा कॉरोसिव फ्यूम्स जो है वो आपकी लैब के अंदर हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं, हम जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट आपने बनाया था वहां पर आपने क्या किस लिए बनाया था, ताकि आपके रेडिकल्स जो एसिड रेडिकल है वो सॉल्यूशन फेज के अंदर आ जाए। इसी कारण से सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। और आप जो बाकी का जो रेजिड्यू बचता है उसको आप क्या कर देते हो, थ्रो कर देते हो। लेकिन उस रेजिड्यू को यदि थ्रो नहीं किया जाए और उस रेजिड्यू से यदि बेसिक रेडिकल की एनालिसिस की जाए तो आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये ग्रीनर अप्रोच है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप रिमूवल जैसे कठिन प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपका क्या प्रेजेंट है, इंटरफेरिंग रेडिकल यदि आपके प्रेजेंट है और आप रिमूवल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप आसान सा तरीका है कि आप क्या कीजिए, जो सोडियम कार्बोनेट सोडियम निष्कर्ष जो बना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बना है, उसके रेजिड्यू से आप एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल की सिस्टमेटिक एनालिसिस जो है वो यहां पर की जा सकती है। फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट के अंदर हम रिमूवल के लिए जिरकोनियम नाइट्रेट को यूज में लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है और इसकी फ्यूम्स जो बनती है वो पॉइजनस होती है। तो इस कारण से आप फॉस्फेट का, बोरेट का, ऑक्सलेट का, फ्लोराइड के रिमूवल को आपको अगर हटाना है, आपको उससे बचना है तो उस कंडीशन के अंदर आप सोडियम निष्कर्ष जो बन रहा है उसके जो आपका रेजिड्यू आया है, फिल्ट्रेट तो आपने एसिड रेडिकल के लिए यूज में लेना है और जो रेजिड्यू आया है उसको आप यूज में ले सकते हो बेसिक एनालिसिस के लिए। स्पॉट टेस्ट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इसके अंदर आप जो है बहुत कम क्वांटिटी, आपका जो एनालिसिस की क्वांटिटी आपको रिड्यूस करनी है तो स्पॉट टेस्ट के थ्रू आप उसको क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रेफरेंस जिससे ये मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है, इसके अंदर एस चांद यानी कि गिरी वाजपेयी की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक को मैंने यूज लिया है, स्वयं ऐप जिसके अंदर मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ, रिफ्रेशर कोर्स कर रहा हूँ उसके अंदर, ग्रीनर, एक दो रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक तो ग्रीनर क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर एनायन इन मिक्सचर, इंदु सिद्धवानी मैडम का और इसके साथ में इनका पूरा ग्रुप है, उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उस पेपर से भी मैंने जो है कुछ डाटा को कलेक्ट किया है। इसके अलावा एक और रिसर्च पेपर है, सिद्धवानी मैडम का ही है और सुष्मिता चौधरी मैडम का है, इनका ग्रीनर ऑल्टरनेटिव टू क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर कैटायन विदाउट H2S गैस एंड अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसकी सहायता से मैंने ये मटेरियल अपना कलेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। तो ज्यादा टाइम, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कौन सी है? अपनी कॉलेज है तो बात ना, किसी कॉलेज से कोई क्वेश्चन हो तो आमंत्रित है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं।
Okay, thank you very much.